टुडे वी डिस्कस दैट टॉपिक इज कुलाम्स लॉ। ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुलाम्स ने सबसे पहले हमें दो स्टेशनरी चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। आइए हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू कुलाम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड repulsion between two stationary point charges is, ये किस पे डिपेंड करेगा? जो फोर्स है तो किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले इसने बोला डायरेक्टली proportional to the product of the magnitude of two charges। और सेकंड इसने क्या बोला? इनवर्सली proportional to the square of the distance between them। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के क्या होगा? डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही है आपको बात? आगे देखिए क्या बोला इसने। और इसने बोला दिस फोर्स acts along the line joining the two charges। तो ये तीन लाइनें इसने बोली। इसने क्या बोला कि अगर कहीं पे दो पॉइंट चार्ज हैं, हमने मान लिया Q1 और Q2, ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई से भी चार्ज ले सकता है। हमने दो चार्ज मान लिए, सिंपली पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2। तो इसने बोला जो इन दोनों के जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप का फोर्स लगेगा, दैट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। वो एक तो प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के क्या होगा? बराबर। और दूसरा ये दोनों जिस डिस्टेंस पर रखे होंगे उसके इन्वर्सली स्क्वायर के। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ से बेटा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट K आता है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? K। तो K को हम एक कांस्टेंट बोलते हैं स्टार्टिंग में, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। K की जो वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10⁹ ये इसकी क्या होती है? मैथमेटिक्स वैल्यू होती है। एंड न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? वैसे इसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, मगर इसको अप्रोक्सीमेटली कितना माना जाता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर पर कुलाम स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अब के के बारे में और हम बात करें, अगर के इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? फ्री स्पेस ही क्या है? परमिटिविटी। तो यहां से मैं एक चीज समझ गया, ये जो के है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये के जो है ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कुलाम लॉ पे किस पे डिपेंड करता होगा? मीडियम पे। भाई दो पॉइंट चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में मीडियम है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी
चाहिए। तो अब अगर हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए तो हमें एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ना पड़ेगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हमारी बात, एक इसका डायमेंशन फार्मूला, तो दैट इज m-1 L-3 T4 a⁻²। ये क्या था बेटा इसका डायमेंशन फार्मूला, तो ये आपको। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसे हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट permittivity of a medium to the absolute permittivity of free space is called the relative परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है किस किस का, मीडियम के अंदर परमिटिविटी का और फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो मीडियम के अंदर कितनी, तो हमने बोल दिया एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस में कितनी, एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है बेटा, अपना रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, मीडियम की परमिटिविटी इज इक्वल टू फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रही है बात बेटा। तो इसी के अकॉर्डिंग अब मैं कूलॉम फोर्स को अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ज्यूम करता हूँ 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, Q1 और Q2, ये आर डिस्टेंस पे कहीं रखे हुए थे फ्री स्पेस में। कहाँ रखे हुए थे, फ्री स्पेस में। तो फोर्स कितना होगा इस वक्त, एस फ्री स्पेस कर लेते हैं या फिर वी कर लेते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम तो इस समय फोर्स कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज एफ वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या करा, इन्हीं दोनों चार्जेस को उठाकर मीडियम में रख दिया। अच्छा, कौन से मीडियम में रखा, जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन। कितनी हमने मान ली, एप्सिलॉन। तो उस समय कितना हो जाएगा मीडियम में, तो के डैश मान लेते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, रेशो ले लिया। तो मैंने क्या करा, एफ एम अपॉन एफ वी दैट इज इक्वल टू, एफ एम की वैल्यू कितनी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 से ये गए, 4 पाई से 4 पाई गई बेटा, तो अपने क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर लेता हूँ। तो एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एफ वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एफ। तो मैं मान सकता हूँ एक तरह से कि मीडियम में और फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या हो जाएगा, बेसिकली एप्सिलॉन आर टाइम्स चेंज हो जाएंगे, या इन दोनों का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन आर। समझ में आ रही है बात बेटा। देखो आगे डिस्कस करते हैं। तो अब अगर हम देखना चाहें कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो बेसिकली हमसे कहा गया है कि बताओ कूलॉम फोर्स आखिर है क्या चीज़। तो मैं क्या करता हूँ इस तरह से, एफ इज इक्वल टू, इस पूरी की वैल्यू बेटा कितनी है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ समझ मेरी बात, इंटू इसकी यूनिट्स भी हम लिखते हैं, चलो देखो क्या होता है,
इसकी यूनिट्स क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q1 Q2। मैंने मान लिया ये सब क्या है, 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन ये रखे हुए कहाँ है बेटा, 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो कूलम से कूलम गया, मीटर से मीटर गया, तो सिर्फ मेरे पास क्या बच रहा है, F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो मैं इजीली यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 पॉइंट चार्ज जो क्या है 1 कूलम, 1 कूलम 2 पॉइंट चार्ज जो फ्री स्पेस में कहीं रखे हुए हैं, वैक्यूम में कहीं रखे हुए हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 1 मीटर, तो इस समय जो इन दोनों के पीछे फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। यही क्या है, कूलम फोर्स। यही क्या है बेटा, कूलम फोर्स। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो 2 1 कूलम के चार्ज होंगे, ये 1 मीटर के डिस्टेंस में रखे होंगे, कहाँ, वैक्यूम में, समझ में आ रही है, निर्वात में। तो अगर फ्री स्पेस में ऐसे कहीं रखे हुए हैं, तो इस समय जो इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स। अब हम देखते हैं कूलम के लॉ को इन वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर के फॉर्मेट में इसको कैसे लिखा जाता है, तो हमने क्या माना, ब्रह्मांड में कहीं 2 चार्ज रखे हुए थे, Q1 एंड Q2। ये किसी भी नेचर के ले सकते हैं, हम अभी पॉजिटिव नेचर ले रहे हैं, आप चाहे तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 कैसे भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमने 2 चार्ज ले लिए Q1 Q2। ये ओरिजिन से, ओरिजिन पॉइंट O से पोजीशन R1 व R2 पर रखे हुए थे। कहाँ रखे हुए थे, ये R1 और R2। हम वेक्टर फॉर्मेट ले रहे हैं, तो दैट इज R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। हमने मान लिया इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेस्ड हुआ, या फिर हम जो इनके बीच का डिफरेंस मान सकते हैं, वो हम R मान लेते हैं। एक बार हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस को R। ये लेंथ कितनी है, R है, ठीक है। वेक्टर के अंदर हम अभी कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। अब हमने क्या देखा, ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स कितना लगाएंगे ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। अब हमने क्या देखा, Q1 पे फोर्स लग रहा होगा, Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा होगा बेटा, Q2। अच्छा, तो कौन से टाइप का फोर्स लगेगा, सेम नेचर है, तो रिपल्शन टाइप का फोर्स लगेगा। तो रिपल्शन मतलब बाहर की ओर। अच्छा, फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2, किस पर लगा रहा है, 1 पर, तो दैट इज F12 वेक्टर। जिस पर फोर्स लगेगा उसको कहाँ लिखना है, आगे लिखना है, जो लगा रहा है वो पीछे आएगा। सिमिलरली Q2 पे फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, Q1, किधर लगा रहा होगा, इस साइड में, दैट इज F, कौन किस पर लग रहा है बेटा, 2 पर, कौन लगा रहा है, 1, तो F21 वेक्टर। समझ में आ रही बात बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी डायरेक्शन देखते हैं, F12 कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है और F21 कौन सी डायरेक्शन में। तो हम डिफरेंट राइटर्स की अगर माने तो अलग अलग डायरेक्शन हम लिख सकते हैं इसको कैसे भी। तो हम एक सिंपल तरीका लिख रहे हैं, F12 जो लग रहा है वो R12 डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, और F21 जो लग रहा है वो R21 कैप डायरेक्शन में लग रहा है इस तरफ ही। समझ में आ रही बात बेटा। अब देखो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, तो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का मोड स्क्वायर इंटू R12 कैप। यहाँ R12 क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली F21 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, तो दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर R21 कैप। समझ में आ रही बात बेटा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर R21 R12 ये भी लिख सकता हूँ, मगर हम सिंपली जानते हैं इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, R के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो हम क्या लिख रहे हैं, R। अब मैं F21 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ बेटा, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर। अब अगर हम जैसे वेक्टर की प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो उस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि R12 कैप जो है वो माइनस R21 कैप के बराबर होगा, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। क्या अपोजिट क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज R121 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो मैंने क्या करा, यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज करी, तो ये कितना हो गया, R12 कैप और माइनस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा,
F21 vector is equal to K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर माइनस R12 कैप। अब देखा जाए तो ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है बेटा? F12 की। तो मैं क्या यहाँ से कह सकता हूँ बेटा कि F21 फोर्स इज इक्वल टू माइनस F12 फोर्स। अगर देखा जाए बेटा तो ये तो कुछ एक्शन रिएक्शन पेयर्स जैसी फीलिंग आ रही है भाई, इक्वल फोर्स है और अपोजिट क्या है इन डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूँ कूलम्ब्स लॉ जो है वो एक तरह से क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्या है, एक तरह का एक्शन रिएक्शन पेयर। हमने क्या किया बेटा, एक बार समझने की कोशिश करो। हमने माना ओरिजिन से दो चार्ज Q1 व Q2 कहीं रखे हुए हैं, जिसकी पोजीशन R1 वेक्टर व R2 वेक्टर से हमने देख ली। हम जानते हैं इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो डिस्टेंस है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हमने इसको R मान लिया। इसकी डायरेक्शन को हमने डिफाइन करने के लिए क्या मान लिया, इस साइड में जो डायरेक्शन मानी दैट इज R12 कैप, और इस साइड में जो Q2 की साइड में जो डायरेक्शन होगी उसको हमने क्या मान लिया, R21 कैप। हमने देखा Q1 और Q2 क्या है, सेम चार्ज, तो ये दोनों दूसरे पे क्या लग रहे होंगे, रिपल्सन टाइप का फोर्स। तो रिपल्सन जब लगा रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, Q2। तो दैट इज F12 वेक्टर। Q2 पे कौन लगा रहा होगा, Q1। तो F21 वेक्टर जिस पर फोर्स लग रहा होगा उसको कहाँ रखेंगे बेटा, अपन आगे रखेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करा, वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखी F12 वेक्टर की। सिमिलरली हमने F21 वेक्टर की लिखी, यहाँ पे हमने कैप को चेंज किया तो हमारे पास जो वैल्यू आगे वो क्या हो गया, F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। अब हम इजीली कह सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है ये क्या एक तरह का एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आ रही है बात बेटा? तो हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, द Coulomb's law obeys Newton's third law of motion, या हम क्या ले सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए state that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the force exerted on it due to all other charges. That is called प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसने क्या बोला बेटा, जहां मान लीजिए कहीं नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेक्टर सम होगा ऑल फोर्सेस, सभी फोर्स के द्वारा उस एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स के इक्वल। मतलब एक तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, F वेक्टर नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डैश सो ऑन। समझ में आ रही बात बेटा? इसको हम देखते हैं, देखिए डायग्राम में इसको कैसे शो करेंगे हम। जैसे हमने क्या देखा बेटा, एक चार्ज Q0 था कहीं पर, इसके आसपास बहुत सारे चार्ज थे, जैसे Q1 Q2 Q3 एंड सिमिलरली Qn। ये सब एक दूसरे से कहाँ रखे हुए थे, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए। तो ये देखो फोर्स लगाएंगे बेटा, सेम नेचर है, तो दैट इज F1, दैट इज F2, दैट इज F3 एंड सो लॉन्ग Fn। तो F नेट कितना होगा बेटा,
तो वेक्टर सम के इक्वल, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश Fn वेक्टर। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो F नेट वेक्टर दैट इज F1 की वैल्यू k, चार्ज किस पर लग रहा है Q1 Q0 अपॉन, हम डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच की R1, सो R1 वेक्टर का मॉड स्क्वायर दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ R1 कैप प्लस k Q2 Q0 अपॉन R2 वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R2 कैप, सो लॉन्ग ये चलता जाएगा। समझ में आ रही बात। इसको हम अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, के Q0 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तरह का ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। यही क्या है अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बेटा।